नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। अमेरिका में अब की बार डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस? सवाल है कि आखिर अमेरिका का मतदाता किसे चुनेगा, क्योंकि आज अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का फाइनल दिन है और इस पर दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत की भी नजर है। वैसे तो ये चुनाव अनिश्चितता और ध्रुवीकरण के दौर के बीच में हो रहा है। एक तरफ अमेरिका में पहली बार महिला राष्ट्रपति चुनने को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी उनके समर्थकों में अच्छा खासा विश्वास नजर आ रहा है। इसीलिए यह पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका को पहली बार महिला राष्ट्रपति चुनने का गौरव प्राप्त होगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं वापसी व्हाइट हाउस की तरफ। अमेरिका का यह चुनाव इसीलिए यादगार है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया गया, उन पर गोली चलाई गई। गनीमत यह रही कि वो बाल बाल बच गए, जबकि कमला हैरिस अमेरिकी चुनावों के ऐलान के महज 3 महीने पहले ही चुनाव मैदान में आई हैं। लेकिन इस बार चुनाव में दोनों के बीच बेहद नजदीकी मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि व्हाइट हाउस की रेस रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेट्स। आज चर्चा करेंगे, मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, लेकिन उससे पहले आइए टॉकिंग पॉइंट्स क्या रहेंगे, डिस्कशन किसके इर्द गिर्द रहेगा उसका जिक्र कर देती हूं। आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रंप मारेंगे बाजी या फिर हैरिस रचेंगे इतिहास। सुपर पावर का चुनाव किसका होगा राज? यूएस में व्हाइट हाउस की रेस कौन जीतने वाला है, कौन पसंदीदा कैंडिडेट है, किसके साथ स्विंग स्टेट नजर आएंगे और क्या अमेरिका पहली बार मैडम प्रेसिडेंट को चुनने वाला है? हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा जी, जो कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, मौजूद है। पूर्णिमा नाथ है, नेता रिपब्लिकन पार्टी की, हमारे साथ है। सुरेश के गोयल पूर्व राजनयिक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र देवलंकर सर विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं और मोहम्मद अमीन साहब है, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारी चर्चा का हिस्सा है। साथ ही अविनाश कला फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अविनाश कला, आप ही के पास आ जाती हूं मैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर बड़ा दिलचस्प माहौल यूएस में बना हुआ है और न सिर्फ यूएस बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अमेरिका पर है, इंक्लूडिंग भारत। लेकिन जिस तरीके की चुनावी रैलियां रही, जिस तरीके का मोमेंटम सेट किया गया, जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चुनाव से पहले ठीक 3 महीने पहले कमला हैरिस की एंट्री होती है, जरा समझाइए इस यूएस इलेक्शन को, क्या होने वाला है, रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेट? वोटर के मन में क्या है? कमला हैरिस को कितना लोग पसंद कर रहे हैं या फिर कितनी इच्छा है लोगों की कि डोनाल्ड ट्रंप करे वापसी? अविनाश। पूर्णिमा जी, ये इलेक्शन जो कि कहा जा रहा है कि रीसेंट टाइम का सबसे क्लोज इलेक्शन है, तो ये जो आपने एक यक्ष प्रश्न पूछा कि अमेरिका के मन में कौन है, इसका रुझान तो हमें आज अमेरिकी टाइम के हिसाब से 8 बजे बाद पता चलना लग जाएगा कि वोटिंग किस तरफ जा रही है। पर जिस तरह के शुरुआती रुझान आए हैं उसमें बिल्कुल कांटे का टक्कर है। मैं पिछले 1 महीने से यहाँ हूँ और जितना मैं यहाँ समझ पाया हूँ, मैंने स्विंग स्टेट्स में भी दौरे किए, उसमें ये तय आ रहा है कि जो आपने सवाल पूछा कि जो स्क्रीन पे है कि क्या पहली बार मैडम प्रेसिडेंट होंगी, तो इसकी की जो मुझे लगती है वो ये है कि अगर महिला वोटर्स जो है, अगर उन्होंने जेंडर के बेस पे वोट किया कि वील वोट फॉर वुमेन, तो बहुत मजबूत स्थिति में कमला हैरिस है, फिर उनकी जीत काफी हद तक मानी जा सकती है, क्योंकि एक मुश्त वोट कर रहे हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इसलिए भी है क्योंकि जो गूगल सर्च है उस पर मैंने कल देखा कि सबसे ज्यादा सर्च क्वेश्चन जो महिलाओं में है वो ये है कि विल माई हस्बैंड कम टू नो वेयर आई वोट। तो ये जो अनिश्चितता है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो गूगल की सर्च पे आ रहा है रैंडम। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा कि महिला वोटर किस तरफ जाते हैं। और कमला हैरिस ने इस चुनाव को बहुत रोचक बना दिया, क्योंकि जब तक वो उनकी उम्मीदवारी नहीं थी तब तक ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एकदम ये केक वॉक। पर जब से वो आई हैं तब से ये चुनाव बहुत ज्यादा रोचक हो गया। उन्होंने डेमोक्रेटिक वोटर्स को एंथुसियास्ट कर दिया है। लेकिन एक और बात है कि ट्रेडिशनली ब्लैक और जो अफ्रीकन अमेरिकन वोटर्स हैं और लटीनो वोटर्स हैं, उनका वोट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलता था। पिछले चुनाव में भी अगर देखें तो आंकड़ों के हिसाब से 5 से 6% सिर्फ मेल वोट मिला। विमेन वोट तो मुझे लगता है उन्होंने काउंट भी नहीं किया कि उनकी तरफ कितना है। पर इस बार एक झुकाव दिख रहा है कि जो युवा है अफ्रीकन अमेरिकन, वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जा रहे हैं। और जो उनका जो इमिग्रेशन का है, इलीगल इमिग्रेशन के लोग को लेके जो उन्होंने पिच बनाया है, वो उनके लिए बहुत स्ट्रांगली वर्कआउट कर रहा है। तो इस तरह ये बटा हुआ है। अगर ये पुरुषों का वोट डोनाल्ड ट्रंप की
तरफ अगर 10% भी शिफ्ट होता है तो परिणाम अलग होंगे, और महिलाएं अगर लामबंद हो गई, एक तरफ वोट कर जाती है, तो हैरिस को एज, तो कमला हैरिस के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन जल्दी से काउंटर अविनाश आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जो बहुत ही स्ट्रांग हेडेड है, ये हम सब ने देखा है। 2020 का जो चुनाव यूएस का रहा वो सबसे ज्यादा विवादित चुनाव रहा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल हिल हिंसा, हर किसी के जहन में वो याद आती है। और ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक उस हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं और इसीलिए वो चाहते हैं किसी भी तरीके से चुनाव वो ये जीते। सबसे बड़ी बात, आप उनकी रैलियों की भरमार देख लीजिए, उन्होंने कितनी रैलियां की, किस तरीके से वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश की। क्योंकि आपने कमला हैरिस पर अभी फोकस किया है, मैं चाहूंगी डोनाल्ड ट्रंप 2020 में जो कुछ हुआ, क्या मेमोरी फेड आउट हो चुकी है अमेरिकन्स की, वहां के वोटर्स की, उनको याद नहीं है कि कैपिटल हिल्स के दौरान क्या हुआ, हिंसा के दौरान? पूर्णिमा जी, ये जो आपने कहा कि फोकस हमने कमला हैरिस पे रहा, बिकॉज वो एक फर्स्ट टाइम इवेंट के लिए आ रहे हैं कि अगर वुमेन प्रेसिडेंट होती है नहीं। पर एक बात और है जो इस चुनाव को खास बनाती है और अमेरिकन हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि पहली बार ये तीसरा चुनाव है जो लगातार इस बात के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या वो थोड़ी मार्जिन से रह जाएंगे। उनका जो ओपोनेंट है वो उतना रेलेवेंट नहीं होता। सबसे रेलेवेंट इशू है डोनाल्ड ट्रंप, क्या वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उनकी पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है, उनका जो वोट बैंक है। इनफैक्ट आप देखिए रिपब्लिकन पार्टी में तो ये हालत है कि लगता है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है, पार्टी कुछ भी नहीं। तो वो उनका इम्पैक्ट है। और जो उनका जो स्लोगन था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अभी भी लोगों में रेजोनेट कर रहा है। और कैंपेन की एक बात कहूं, आपने बिल्कुल सही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी है। उनकी ये लाइन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या जो मागा कैंपेन कहते हैं, वो अभी तक रेजोनेट कर रही है। लेकिन कमला हैरिस की ऐसी कोई एक लाइन या कोई भी एक ऐसा कैच फ्रेज अभी तक मुझे नहीं लगा कि लोगों में पिक कर पाया है। हाँ, जरूर ये कैनवसिंग दिखती है कि फीमेल प्रेसिडेंट है, पर्सन ऑफ कलर है, वो सब बात ठीक है, लेकिन वो जो कैच फ्रेज होती है, जो एक स्टोरी लाइन है, वो उनमें मिसिंग लगती है। ठीक है, अब मैं आपके पास अविनाश आती हूँ, थोड़े समय के लिए आप हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपसे एक दो सवाल मैं और ले पाऊं और उसके बाद पूर्णिमा नाथ जी आपके पास आ जाती हूँ, जिसका जिक्र अभी अविनाश ने किया। रिपब्लिकन पार्टी में ऐसा है क्या कि पार्टी कुछ नहीं है और सिर्फ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यह कहा जा रहा है और ऐसा लोग कह रहे हैं कि अगर आप 2020 का इतिहास दोहराना चाहते हैं, अगर आप वैसी सिचुएशन को देखना चाहते हैं, तब आप डोनाल्ड ट्रंप की उस पॉपुलैरिटी को बढ़ने दें। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि वो जीतेंगे, लेकिन ये तो वोटर तय करेगा। और खास तौर से जो स्विंग स्टेट्स हैं वो बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर है। जैसे हमारे यहाँ मैम होता है साइलेंट वोटर्स होते हैं, साइलेंट वोटर्स के बारे में कोई नहीं बता पाता कि वो किसको वोट देने वाले हैं। वैसे इन स्विंग स्टेट्स के वोटर्स हैं जो ये पहले नहीं बता पा रहे, 93 सीट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां पर ये स्विंग वोटर्स तय करेंगे। तो आप रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप को कहां पर देखती हैं इन चुनावों में? और कमला हैरिस अपनी जीत के दावे कर रही है, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी भी है, उनको आप कैसे देखती हैं पूर्णिमा जी? देखिए, ये यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपकी पहले गेस्ट ने ये कहा है कि जो जनवरी 6 हुआ है, और आपने भी खुद कहा है कि जनवरी 6 के बाद डोनाल्ड ट्रंप उठ के लगे हुए कि ये इलेक्शन जीतना है, और एक्सेप्ट नहीं किया कि 2020 उन्होंने जीते नहीं है एक्सेट्रा। But 2016 में आपको याद नहीं है, हिलरी क्लिंटन was the first one who actually denied election result and said Trump was the illegitimate president. तो उसकी बात होती नहीं है, लेकिन immediately supporters of Trump और ट्रम्प की जो पार्टी है उनके ऊपर आते हैं कि जनवरी 6 ये डिबांक होके उसको गड़े मुर्दों को उठा के हम लोग उसको मार पीट के फिर से बरी कर चुके हैं कि उन्होंने कभी कहा ही नहीं था कि लोग जाके प्रॉब्लम क्रिएट करें। उसके अंदर FBI के लोग, उसके अंदर डेमोक्रेट के एजेंट्स, उसके अंदर एंटीफा BLM के टेररिस्ट घुसे हुए थे। दे वर द वन हु वाज एक्चुअली ट्राइंग टू लोगों को उसका वहां पे लेके जा रहे थे। और पुलिस, कैपिटल पुलिस वाज इन्वॉल्व्ड ओपनिंग द डोर्स, एंड कोई वहां पे जाके कैपिटल को कब्जा नहीं कर रहे थे। वी हैव फुटेजेस, वीडियो फुटेजेस।
कुछ लीक हुआ है और कुछ लीक करने नहीं दिया है, कि लोगों उनको पता है अगर सच्चाई सामने आए तो लोग भड़काएंगे। और मैं यहाँ पे बोलूं, आपने एक शुरुआत इससे किया था कि वुमेन प्रेसिडेंट बने। अब भी मैं आपको बताऊं, जो एक पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, जो डेफिनेशन ऑफ वुमेन नहीं जानते हैं, कि उनको बायोलॉजिस्ट बनना पड़ता है डेफिनेशन ऑफ वुमेन जानने के लिए, वो है डेमोक्रेट पार्टी। आज वो वुमेन प्रेसिडेंट चुनने वाले हैं। और जो वुमेन की बात आप कर रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने एक इशू में रन किया है, एबॉर्शन इशू एंड माई बॉडी माई चॉइस। मैंने परसों या लास्ट वीक आपके सेलिब्रिटी आलिया भट्ट को बोलते हुए देखा, माई बॉडी माई चॉइस। जो भी यहाँ पे होता है वहां पे रिपीट होता है, एकदम घंटी की जैसा। मैं आपको बताऊं, माई बॉडी माई चॉइस, वो जो एबॉर्शन में अप्लाई किया जाता है, माई बॉडी माई चॉइस वैक्सीन में अप्लाई किया गया था। वो बोले थे कि वैक्सीन की एफिकेसी कितनी थी और वैक्सीन की रिपरकशन क्या होगा, उसका प्रॉब्लम्स क्या होगी, हमें कोई बताया गया था? सारे को तो सप्रेस किया गया था ना, साइलेंस किया गया था ना। तब माई बॉडी माई चॉइस किसी को याद नहीं आया। अब वुमेन की बात करो, दिस इज ए प्रेसिडेंट ऑफ a country, a powerful country in the world। नहीं, लेकिन पूर्णिमा जी, मैं एक्चुअली मैं दरअसल ये सवाल इसीलिए पूछा गया क्योंकि देखिए, अगर कमला हैरिस जीतती है तो 236 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि कोई मैडम प्रेसिडेंट बनेगी। अब ये जब आया तो उसमें उसके इर्द गिर्द पूर्णिमा जी इश्यूज आए, उसमें इर्द गिर्द इश्यूज आए। अब कमला हैरिस जो हैं वो निजता के अधिकार की बार बार बात करती हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपने भी दिए। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप कई बार अपने विवादों के चलते क्वेश्चनेबल रहे हैं। जैसे मैं कमला हैरिस को लेकर उनके एक स्टेटमेंट का जिक्र कर देती हूं, जो कई बार लोगों ने उसको लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कमला हैरिस को लेकर कहा कि क्या आपने कभी उन्हें हंसते हुए देखा है? मैं उनको लाफिंग कमला कहता हूं, वो कभी भी बहुत जोर जोर की हंसने लगती है, वो पागल हैं। ये एक ऐसे कैंडिडेट का स्टेटमेंट है जो कि वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहा है। ये बहुत एक छोटी सी बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरीके के ओपन स्टेटमेंट का इंपैक्ट या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट के तौर पर इसको वोटर्स के बीच में देखा जाता है कि आप ये स्टैंड आउट ही नहीं कर पा रहे कि आपके सामने फाइट कौन कर रहा है? नहीं, मेरे सामने तो अभी मेरा गैस प्राइस $4 है, विस्कॉन्सिन में अंडे के प्राइस $3 है, एनर्जी की प्राइस बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली। रेगुलर लोग जो है, जो बिलियनियर्स नहीं है, उनके लाइफ की जो सिचुएशन बनाया है बाइडेन हैरिस ने, वो हमारी इंपॉर्टेंट है। और ट्रंप ने कहा लाफिंग कमला बता दिया, उसमें हमें क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है? हम थोड़ी उनको पर्सनली जानते हैं। और नॉर्मल लोग जो है, जो कॉमन रेगुलर पीपल है, वर्किंग क्लास है, उनके लिए वो बाइडेन हैरिस ने क्या किया? 12 to 14 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ पे लाके फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 1 मिलियन इंडियन लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको पता नहीं है कि ग्रीन कार्ड कब मिलेगा। और स्टैटिस्टिक्स हिसाब से 150 इयर्स लग जाएंगे प्रोसेस के मुताबिक। आपको नहीं लगता ये सरकास्टिक है? आपको नहीं लगता ये रियलिटी है? आपको नहीं लगता जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे 2016 में, तब पहली बार तो H1B विजिटर वीजा को जो भी हो इंडियन के ऊपर रोक लगाए थे, मैं जानती हूँ। लेकिन 2020 में हुआ क्या है कि इलीगल को लेके आगे डेमोक्रेट यहाँ पे। अब क्या हुआ? मैं तो खुले हम कह रही हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स अगर आपके वीजा डिनाई किए फॉर एनी रीजन, रीच मी, मैं अपनी ईमेल भी दे रही हूँ कि मुझे इंफॉर्मेशन भेजो, मैं उनके लिए आवाज उठाऊंगी। क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी इज ए पार्टी ऑफ हिपोक्रेसी। जो पार्टी वुमेन की डेफिनेशन नहीं जानते, वो वुमेन को इलेक्ट करने जा रहे हैं। और इलेक्शन कैसे होगी? वो कौन सी इलेक्शन में जीत के आई है? कौन सी प्राइमरी में जीत के आई है? कैसे कैंडिडेट है वो? less than 3 months you have pulled together but she has been a vice president, madam. Purnima Nath, she has been a vice president. She has been a vice president, and of course she has the experience. तो अगर उस एस्पेक्ट से समझेंगे, ठीक है, आप पॉइंट टेकन, आपकी बात मैं समझ गई। लेकिन ये जो आप बार बार महिला जो कॉन्सेंट्रेट करके बात कर रही है, मैं इससे बड़ा अमेरिकी चुनाव को मानती हूँ। और 2 कॉम्पिटेंट लोग हैं जो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, जहां की जनता उनके लिए जीत और हार तय करने वाली है। मैं आती हूँ आपके पास अविनाश, क्योंकि आप बस 2 मिनट और हैं, जल्दी से क्विक रिएक्शन आपसे लूंगी, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों की तरफ जाऊंगी। अविनाश,
जल्दी से मैं आपसे कुछ इश्यूज का जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि दो अभी बातचीत में इश्यूज निकले, एक तो इमिग्रेशन और दूसरा अबॉर्शन। कमला हैरिस को और डोनाल्ड ट्रंप को हमने बहुत सारे मुद्दों पर सुना है, लेकिन ये समझाइए जरा कि एक इतना बड़ा वोटर का नंबर किन किन इश्यूज पर किस तरीके से अपने माइंडसेट के साथ अप्रोच करता रहा है। ये मैं बाकी पिछले चुनावों के कंपैरिजन में भी आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, एक बड़ा इस पे अच्छा सर्वे किया है एसोसिएटेड प्रेस ने, और उसके हिसाब से जो मुद्दे इस चुनाव को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं और जिसपे सारी डिबेट हो रही है, नंबर 1 इशू आ रहा है इकोनॉमी, इन्फ्लेशन। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो पूर्णिमा जी ने कहा, ये एक रियलिटी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है। ये एक एवरेज वोटर की पहली चिंता है, वो चिंता है। दूसरा बहुत बड़ा इशू आप ये देखिए, इट्स अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन कि अमेरिका इज द लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, और सबसे बड़ा मुद्दा इलीगल इमिग्रेशन हो गया है। इस मुद्दे पे डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड 2016 से वही है। वो पहले वॉल बना रहे थे, फिर वो उन्होंने जो भी कमेंट्स दिए उनके रैलीज में आप देखिए बहुत ही रैबिड बयान दिए जाते हैं। तो इलीगल इमिग्रेशन पे उनका स्टैंड है। डेमोक्रेटिक पार्टी का आप देखिए, वो एक अलग स्टैंड रखते थे, सॉफ्ट रखते थे, लेकिन वो भी अब इस लाइन को टो करने लग गए। तो इलीगल इमिग्रेशन दूसरा सबसे बड़ा इशू है, और उसी पे बराबर एक इशू है अबॉर्शन राइट्स का। इसीलिए मैंने कहा कि अगर विमेन वोटर्स, जिनकी तादाद बड़ी है, जिन्होंने हिलरी को बहुत वोट किया था, और एक आपको और आंकड़ा बताऊं, जब इन्होंने कहा कि हिलरी क्लिंटन ने वो इलेक्शन नहीं माना, पिछले 8 चुनावों में से 7 चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्यादा पॉपुलर वोट मिला है, लेकिन वो राष्ट्रपति सिर्फ 4 ही बार बना पाए। सो ये इनका एक प्रोसेस है। तो इलेक्टोरल कॉलेज बहुत अलग तरीके से काम करता है। तो उसको चलते हमेशा विवाद होते हैं। अलगोर के टाइम विवाद हुआ, ये विवाद हुआ, तो ये एक इनकी कॉमन प्रैक्टिस। और वो तो मामला बहुत बड़ा था, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट जो अपने आप को दूर रखता है ऐसे मामलों में, फिर उसको भी इंटरफेयर करना पड़ा। और एक ये 3 सबसे बड़े इनके इश्यूज हैं जिनके इर्द गिर्द ये लोग बात करते हैं। और एक और मुझे जो इशू पता पड़ा, जो मैं बाकी सर्वेज में नहीं देखता हूँ, वो ये है कि अमेरिकन पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट अमेरिका गोइंग टू वॉर। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। कॉमन आदमी कहता है आप वो जो वॉर पे पैसा खर्च करते हैं, वो आप मेरे वेलफेयर पे खर्च करिए। और चाहे लोग पसंद करें या ना करें, डोनाल्ड ट्रंप एक ही ऐसे राष्ट्रपति है पिछले कई राष्ट्रपतियों में जिन्होंने अमेरिका को कोई नए वॉर में एंगेज नहीं किया। इसको लेके लोग कहते हैं कि वो चाहे जो करे, बट ही हैज नॉट टेकन द कंट्री टू अ वॉर। तो एक और इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे हम बात कर रहे हैं स्विंग स्टेट की, तो मिशिगन जैसा राज्य अगर हम देखें, तो वहां अरब्स की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अरब्स और मुस्लिम्स, और जो गाजा को लेके जो स्टैंड रहा है वो इम्पैक्ट करेगा। कई लोग यूक्रेन वॉर की भी बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 4 बड़े मुद्दे हैं जिसपे अमेरिकन डिसाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें 2 और टेक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, लेकिन समय क्योंकि इतना ही था, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने के लिए। लेकिन बस एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपके सामने में रखना चाहूंगी, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अगर बनेंगे तो यहां पर लोकतंत्र और संविधान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एक वर्ग वो भी है जिसमें मैं एलॉन मस्क का नाम ले लेती हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते नहीं तो फिर संविधान खत्म हो जाएगा, और बचेगा कौन? इनकी ये दूसरी पार्टी डेमोक्रेटिक बचेगी और कोई नहीं बचेगा। बहरहाल दोनों ही चीजें हैं। पर थैंक यू सो मच अविनाश कल्ला हमें ज्वाइन इन करने के लिए। और इसी बीच में सुरेश के गोयल सर, आपके पास मैं आती हूं, क्योंकि मैं समझना चाहती हूं कि जो सुपर पावर का चुनाव है उस पर हर किसी की नजर है। व्हाट्स योर फर्स्ट टेक ऑन दैट? और आपको क्या लगता है, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट, इनकी अप्रोच के पर्सपेक्टिव से, अमेरिका में चुनाव के इतिहास के पर्सपेक्टिव से, ये दोनों कैंडिडेट्स किस तरीके से आपको स्टैंड आउट होते हुए नजर आते हैं? और दूसरा, वोटर के मन में क्या है अलोंग विद द इश्यूज? देखिए, यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जहां पर प्रेसिडेंट इलेक्ट तो होता है अमेरिकन सिटीजन्स के द्वारा, लेकिन उस अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो एक छवि होती है, जो स्टेक्स होते हैं, वो ग्लोबली सारे देशों में होते हैं, खास तौर पर एक कंट्री लाइक इंडिया की, क्योंकि जिसके रिलेशन ग्रो कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में, एशिया में, तो उनके लिए खास तौर पर कि कौन बनता है अमेरिकन प्रेसिडेंट, यूनाइटेड नेशंस के लिए, पूरे ग्लोब के लिए काफी मायने रखता है। तो एक तरह से ये ग्लोबल इलेक्शन हो जाता है विदाउट द वोटिंग राइट फॉर द अदर सिटीजन्स, ओनली फॉर द अमेरिकन सिटीजन्स। तो बहरहाल ये तो खैर एक this is a kind of irony of the global politics. अगर हम आए कि जो कैंडिडेट्स हैं इस टाइम पर, उनका हमारे ऊपर क्या असर होगा या क्या है, इसके लिए मैं क्या समझता हूं कि
कहना बहुत मुश्किल होगा इस टाइम पर। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि चाहे वो ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, अगर हम पहले के डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस को देखा जाए, इवन ड्यूरिंग बाइडेन टाइम और ट्रंप के टाइम पर भी, मेरे ख्याल है अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए भारत की इम्पोर्टेंस उनके लिए बराबर ही है, उतनी ज्यादा है एक के लिए जितनी की डेमोक्रेट के लिए है। तो मैं नहीं समझता हूं कि भारत के रिश्तों पर कोई खास ज्यादा असर पड़ेगा। दोनों ही प्रेसिडेंट भारत के रिश्तों को इम्पोर्टेंस देंगे। ये तो एक मैक्रो पिक्चर है। ये ग्रेन्युलर पिक्चर अगर देखी जाए तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि भारत को किसी मुद्दों पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और कुछ मुद्दों पर शायद कोई उनके लिए ज्यादा अच्छा साबित हो। तो अगर मैं पहले ट्रंप की बात करूं तो ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट बड़े ट्रांजैक्शनल हैं और मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, चाहे गलत हो, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो बड़ा वोलेटाइल बिहेवियर है। तो अगर कह सकते हैं कि वो डिपेंड करता है कि आज सवेरे किस मूड से उठे हैं। कैन आई कॉल इट अनप्रेडिक्टेबल, गोयल सर? Unpredictable, unpredictable is a more civilized word. Yes, I agree. But I call it really volatility. But anyway, unpredictable. And therefore, हमको जो है हर पहलू पर देखना पड़ेगा कि इस सेक्शन का क्या नतीजा होगा, क्या उनका रिएक्शन होगा। तो एक तरह से एक हर मोमेंट जो है विल बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कमला हैरिस इज ए मोर प्रेडिक्टेबल। उनका जो है बड़ा स्टडी है और पिछले 4 साल में वाइस प्रेसिडेंट रही है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज उनकी मेरा ख्याल है पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली इंडो पैसिफिक के तौर पर, डिफेंस तो सिक्योरिटी के तौर पर मेरे ख्याल है उनका और हमारा रवैया काफी मिलेगा। ठीक है। इकोनॉमिकली भी, लेकिन जो सोशल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, माइनॉरिटी राइट्स है, डेमोक्रेसी है, लिबरलिज्म, उसके ऊपर हमको हमेशा देखना पड़ेगा कि उनका रवैया क्या रहता है। ठीक है। तो दोनों ही पहलू हैं, लेकिन मेरे ख्याल है हमारे लिए ठीक है दोनों का ही बराबर। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा सर एलैबोरेट समझने के लिए आपके पास आऊंगी, लेकिन इसी बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओझा साहब। ओझा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमेशा मेरी आपसे एक शिकायत रहती है कि आप बहुत कम समय के लिए जुड़ते हैं, तो मुझे आज भी जानकारी है कि थोड़ा सा कम समय है, पर मैं चाहूंगी कि इसमें आप ज्यादातर चीजों को सम अप कर दें। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों के पर्सपेक्टिव से और उनके स्टेटमेंट्स और जो डिबेट्स हुई या जो उनकी तरफ से बयान आए, वो बहुत कुछ दोनों की पर्सनालिटी को बयान करते हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का मैं जो अप्रवासी लोगों को लेकर एक मुद्दा रहा है, उसको लेकर उनका बहुत ही वो स्ट्रांग हेडेड रवैया देखने को मिला है। यहाँ तक कि उन्होंने राक्षस और जानवर तक अप्रवासियों को कह दिया था और ये तक उनकी तरफ से कह दिया गया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते तो अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने वाले जो अप्रवासी हैं उनको मौत की सजा दे दी जाएगी। फिर उसके बाद 2020, जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी, कैपिटल हिल हिंसा, जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप क्यों पोल ऑफ पोल्स में मजबूत स्थिति में नजर आते हैं एज कंपेयर टू कमला हैरिस? देखिए, बहुत सी बातें हम लोग कई दफे टेलीविजन चैनल पे नहीं कहना चाहते, लेकिन कुछ वर्षों पहले 2018-19 में मेरी अमेरिका के कुछ बड़े स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के एक्सपर्ट थे, उनसे बातचीत हो रही थी। तो उन लोगों का मानना था कि डेमोक्रेसी अभी इस स्तर पे नहीं पहुंची है जहां लोगों की साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी की को इवैल्यूएट करने के बाद उनको आने दिया जाए। तो गोयल साहब कह रहे थे कि उनका मूड कैसा है, ट्रांजैक्शनल है। तो बहुत लोगों का मानना है कि उनकी यहाँ थोड़ा साइकोलॉजिकली वो अनस्टेबल है कई एक मुद्दों में, और ये डिजीजेस एबनॉर्मल नहीं है, बहुत जगह होती है। तो बड़ा अग्रेसिव उनका रवैया रहा है। आप देखिए कि 2019 में उन्होंने भारत के ऊपर भी प्रेफरेंशियल ये हटा दिया था। तो यही नहीं है, आज की तारीख में, आज की इक्वेशन में भारत के कुछ लोग उनको सूट करते हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, उनके इनकंसिस्टेंसी में भी एक पैटर्न है, और पैटर्न ये है कि उनको किस हालात में क्या चीजें सूट कर रही हैं। तो इसके अगर गहराई में हम जाना चाहें, कई दफे हम कहते हैं कि बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, कभी कभी हमें बिहाइंड द लाइंस पढ़ना पड़ता है। और यही नहीं, लोगों के दिमाग को भी पढ़ने की कोशिश करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से अगर देखें कि अगर इक्वेशन चेंज होता है तो ट्रंप किसी के लिए भी
कोई उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर हालात ऐसे बनते हैं, इक्वेशन ऐसे चेंज होते हैं, तो ट्रंप किसी हद तक चले जाएंगे। इंस्टीट्यूशन को लेके उनके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश कर सकते हैं। जो उनका आज की तारीख में एडवाइजर है, उस एडवाइजर को भी डिमोलिश कर सकते हैं। तो उनके अंदर ये इनकंसिस्टेंसी जरूर रहेगी। लेकिन एक चीज है जिसे कई दफे कहा जा रहा है कि जो अमेरिका में भी लोग उनके साथ है, क्यों है, तो हम लोग कहते हैं कि देखिए, कोई भी स्टेट, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी सिविलाइजेशन इवॉल्व होती है, और इवॉल्व होने के समय कुछ उसकी बेसिक रूट्स जो है वो रहती ही रहती हैं। और कई दफे मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देने के लिए जा रहा हूं। जब इमेंसिपेशन एक्ट पास किया अब्राहम लिंकन ने, तो उस समय की किताबें मैं पढ़ रहा था, लिटरेचर पढ़ रहा था, तो लोगों ने कहा कि हमारे लिबर्टी पे ये अटैक है कि हम अब स्लेव नहीं ओन कर सकते हैं। तो अमेरिका की हिस्ट्री में जाए तो देखिए, ये वो देश है जो जाके वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को खत्म कर देता है। 10% ह्यूमन रेस को वाइप आउट कर दिया गया, कॉलोनाइज किया गया, लोगों को बनाया गया। तो वो जेनेटिक एलिमेंट, वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट उनके अंदर है। तो जो लोग इनके ट्रम्प के साथ हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका को वो कैप्चर करके रखे रहें। एक पायरेटिक जो साइकी है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं बहुत फ्रैंक होकर बात कर रहा हूँ, कि एक पायरेटिक साइकी उनके जीन्स में, उनके डीएनए में कहीं ना कहीं नजर आती है। और वो वही नहीं, वो चाहते हैं कि अमेरिका को तो कंट्रोल करके रखें, साथ में जो दूसरे लोग हैं उनको भी कंट्रोल करके रखें, दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखें। लिज चेनी के बारे में क्या कहा कि जरूरत पड़े तो दुश्मनों की जो बात करें, वो दुश्मन सिर्फ प्रवासी ही नहीं है, उनके ऑपोनेंट है वो भी दुश्मन हो सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में देखिए कि कल के अखबार में पॉल क्रुगमैन का आया है कि क्या होगा, वो कह रहे हैं कि विक्टर क्रुगमैन से भी कई एक स्टेप ज्यादा जा सकते हैं। तो देखिए, उनको सूट करता है, जो उनको सूट करता है, जो उनके साथ है, जो उनके इक्वेशन में फेवर करता है, वो उसके साथ है। लेकिन जब भी हालात आते हैं जो उनके खिलाफ जाते हैं, तो उसकी चले जाएंगे। अमेरिका में सब कुछ होने के बाद इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन इस रोल को भी कहीं ना कहीं पुश किया जा सकता है। कई दफे उन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस को भी शफल करने की कोशिश की है। भारत के सिलसिले में जब आप बात करते हैं, तो हम लोगों को लगता था कि जब से 2001 का जब 9/11 का अटैक होता है, उसके बाद से अमेरिका के अप्रोच में थोड़ा बदलाव आता है। जब चाइना मजबूत होना चाहता है, तो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के लोग चाहते हैं कि भारत मजबूत हो और एक काउंटर बैलेंस लाके जिस हद तक संभव है लेके आए। लेकिन ये इक्वेशन के पीछे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और ग्रे एरिया के बड़े सारे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है। तो उसमें ये भी कहा जाता है कि चाइना ने कई अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस कर दिया है। उनकी लॉबिंग के सिस्टम को लेके कई जगह वो साइकोलॉजिकल प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि देखिए, सिस्टम को रिग करना तो आसान होता है, लेकिन जो बड़े बिहाइंड द सीन प्लेयर होते हैं, वो लोगों के दिमाग को रिग करने की कोशिश करते हैं। और इलेक्शन भी एक तरीके से रिग करने का ही ये तरीका है। तो ये जो व्हाइट रेसिस्ट, जो व्हाइट एडल्ट मेल व्हाइट है, उसको वो टारगेट कर रहे हैं। वहां के लोगों में जो पैरोकियली है, उसको विप अप कर रहे हैं। तो इसका कुल मिला के देखा जाए कि थोड़ी अनसर्टेनिटी बहुत अधिक रहेगी। अब उस नेगोशिएशन को, उस अनसर्टेनिटी को नेगोशिएट करना कभी मुश्किल भी होता है, कभी आसान भी होता है। डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोएक्टिवली उसको असेस करके कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे गोयल साहब ने कहा कि बड़ा एक्साइटिंग टाइम होगा, बड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा, हम भी असेस करते रहेंगे, और हमारी कितनी कैपेसिटी है कि उसको असेस करके नेगोशिएट करें, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए कि ट्रंप के आने से इंस्टीट्यूशन पे एक खतरा आएगा, एक कंसिस्टेंसी का कुछ हम नहीं कह सकते हैं। जो कमला हैरिस के साथ जो है, उसकी उम्मीद थोड़ी कम है, थोड़ी सी कम, लेकिन हाँ, लेकिन उससे सारे स्टेक होल्डर मिलके काम करते हैं। जैसे अमेरिका की हम बात करते हैं, मैं हमेशा से कहता हूं कि अमेरिका में 4 या 5 मुंह से अमेरिका बात करने वाला देश है। उसका लेफ्ट लिबरल लॉबी का एक अलग एजेंडा है, वो अलग तरीके से बात करता है। जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में हम आते हैं, तो देखते हैं कि स्टेट ऑफिस का कुछ अलग सा एजेंडा है, सीआईए का कुछ अलग सा एजेंडा है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और पेंटागन किसी और तरीके से चल रहे हैं, प्रेसिडेंसी कहीं और तरीके से चल रही है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। इस इक्वेशन में इंस्टीट्यूशंस का हमेशा से रोल रहता है, उस रोल को टोटली नेगेट नहीं किया जा सकता है। इंस्टीट्यूशंस का मजबूत रहना और उनको राइट पर्सपेक्टिव के साथ आगे लेकर चलना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूएस इलेक्शंस को लेकर क्योंकि चर्चा हो रही है, शैलेंद्र देवलंकर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अभी तक क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स का एक टेक आ चुका है, आपका पर्सपेक्टिव मैं समझना चाहती हूँ, और खास तौर पर जिस तरीके से अभी जियोपॉलिटिकल ऑर्डर पूरा चेंज हो रहा है, जिस तरीके से कंट्रीज और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं अलग अलग हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रही है। वी आर एट अ सिचुएशन ऑफ वॉर। ऐसे समय में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जीतना, किसी का भी इन दोनों में से, आप कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक ऐसी लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं, और खासतौर से जो अमेरिका का बैकग्राउंड या इतिहास रहा है, युद्ध की सिचुएशन में या किसी भी क्राइसिस की सिचुएशन में अमेरिका ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, टेकिंग द साइड्स ऑफ वन ऑफ द कंट्रीज।
सॉरी पुनीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज को हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टेन्योर था, जिसको हम डोनाल्ड ट्रंप 1.0 कहेंगे, हाँ। और वो जो डोनाल्ड ट्रंप का अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो उनका जो 2.0 स्टार्ट होगा उसमें काफी सारा फासला है। बिकॉज जैसे आपने कहा, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पोस्ट कोरोना फेज में काफी सारे बदलाव आए हैं। पहले फेज में रशिया यूक्रेन नहीं था, पहले फेज में जो इजराइल और ईरान के बीच में जो अभी संघर्ष चल रहा है वो नहीं था, ताइवान और चाइना का संघर्ष जो ज्यादा तीव्र हुआ है वो नहीं था। तो ये बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि अभी सिचुएशन काफी बदल गई है, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, जो अमेरिका के बारे में, उनके फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के बारे में हमें कुछ चीजों को ज्यादा अहमियत देनी पड़ेगी कि उनमें बहुत सारी चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। अगर आप डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी का रवैया अगर देखते हो, जहां तक इकोनॉमी है, जहां तक फॉरेन अफेयर्स है, जहां तक डिफेंस है, तो उसमें ऑलमोस्ट 70-80% जो है कॉमन इश्यूज है। अभी इस इलेक्शन में जो ज्यादा मायने रखेगा वो कल्चरल इश्यूज मायने रखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। और जिसका जिक्र इसके पहले हुआ था कि रिप्रोडक्शन का राइट है, उसके बारे में होगा, इमिग्रेशन के बारे में इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, जहां तक उनके फॉरेन अफेयर्स का सवाल है, देखिएगा इस तरह के स्टेटमेंट जो किए जाते हैं, तो इसके पहले देखो जॉर्ज बुश ने 2000 में स्टेटमेंट कर दिया था कि आप मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, मैं पैलेस्टाइन का स्टेट क्रिएट कर देता हूं। हाँ। जब बराक ओबामा थे तो उन्होंने इंशाअल्लाह वर्ड यूज किया था। तो ये सारी चीजें तो डिबेट में यूज किए जाते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भैया मुझे इलेक्ट करवा दो, मैं हिंदू का मसीहा बनने के लिए तैयार हूं, मैं उनकी ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट कर दूंगा। ये सारी चीजें हैं, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तब ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं होगी। जैसे इसका जिक्र अभी ओझा साहब ने कहा था कि ही इज इरेटिक टाइप ऑफ पर्सन की जो रात में कुछ सपने देखते और सुबह डिसीजन ले लेते हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप के पहले टेन्योर में ट्रंप थे और अभी के टेन्योर में अगर ट्रंप आ जाते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा। अभी उनको कई सारे बदलाव अपने आप में लाने पड़ेंगे। इस बात को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। और जहां तक मैं इंडिया के बारे में बात करूंगा, कहते हैं हमारे लिए क्यों मायने रखता है और इंडिया पे इसका क्या असर होगा, तो मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि जहां तक भारत और अमेरिका के संबंधों का सवाल है, ये बड़ी अच्छी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज बन गया है। ये हमारे लिए इमटेरियल करता है कि वहां पर हैरिस बनती है, ट्रंप बनते हैं, डेमोक्रेटिक आते हैं, रिपब्लिकन आते हैं, दोनों के रिलेशन स्ट्रेंथन होने ही होने हैं। अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक दोनों एनिमीज है और अपोनेंट्स है, उसमें सबसे टॉप का जो उनका अपोनेंट है वो चाइना है। अगर आपको चाइना को काउंटर करना है तो आपको एशिया पैसिफिक कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अरे पूरे एशिया में ऐसा कौन सा देश है जो चाइना से टक्कर ले सकता है? चाइना का तो 90 कंट्रीज के साथ में बॉर्डर प्रॉब्लम चल रहे हैं। चाइना को हमारे साथ इश्यू है बिकॉज इंडिया एक ही कंट्री है जो चाइना को चैलेंज कर सकता है। और कंडोलीजा राइस से लेके जब तक जॉर्ज बुश थे तब की उनकी ओपन पॉलिसी है कि इंडिया को काउंटरवेट करके, चाइना का काउंटरवेट करके इंडिया को डेवलप किया जाए, इंडिया को सपोर्ट किया जाए। तो हमारे लिए मायने नहीं रखेगा। जहां तक मुझे लगता है दो चीजों का इम्पैक्ट हमको हो सकता है अगर ट्रंप आ जाते हैं। ट्रंप ने एक बड़ी ऐलान की है कि वो इकोनॉमी का जो सबसे इश्यू चल रहा है, इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, और ये चीजों के लिए उन्होंने कहा है कि उनके पास एक मैजिक विंड है, वो ऐसा है कि वो 10% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे। अगर वो 10% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं तो अल्टीमेटली इंडिया पे अफेक्ट करेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंडली, वो चाहते हैं कि जैसे हार्ले डेविडसन जैसा मोटरसाइकिल है, अगर हार्ले डेविडसन जिस प्राइस में अमेरिका में मिलता है उसी प्राइस में इंडिया में मिलना चाहिए। इंडिया में नहीं पॉसिबल, उसमें 100% ड्यूटी हम लगा देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे पास वे प्रोटीन बनता है, मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं, इंडिया में जो पूरी हेल्थ इंडस्ट्री है वो $5 बिलियन की है। आप उसमें वे प्रोटीन को किस की इंपोर्ट ड्यूटी डाउन कर दो, लेकिन 2019 में हमने इंपोर्ट ड्यूटी 11% से बढ़ा दी थी। तो उनको चाहिए कि इंडिया में आप पूरा अनकंडीशनल मार्केट एक्सेस चाहिए। उसके लिए एक मिनी ट्रेड डील, पीयूष गोयल साहब जब उनके बीच में कई सारे टॉक्स भी हुए थे, लेकिन वो मिनी ट्रेड डील के बारे में भी कंसेंसस नहीं हो पा रहा है। वहां तक कमला हैरिस अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो इस बात को हमें ख्याल में रखना पड़ेगा कि इंडिया के जो भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, बड़े डेवलपमेंट्स इंडिया अमेरिका रिलेशंस में हुए हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के टाइम में हुए हैं। देखिएगा बिल क्लिंटन के टाइम में पहली बार इंडिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए थे तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने रिवोक कर दिए थे। उसके बाद में न्यूक्लियर डील रिपब्लिकन पार्टी के टाइम में हुआ था। उसके बाद में अभी 19 कंपनीज पे उन्होंने जो जिस तरह के निर्बंध लगा दिए हैं, ये सेकंड हुआ है।
अजीत डोभाल पर हमारे सिविलियन वहां पर शूट चल रहा है। अरे भाई सिविलियन क्यों ना हो, लेकिन चल रहा है। जी। पहली बार इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पर इस तरह का केस वहां पर फाइल हो जाता है। एब्सोल्युटली, हाँ। आप पन्नू के केस पर लो, निज्जर के केस पर लो, आप हम पे हाँ। दबाव बना रहे हैं। हाँ। तो ये चीजें डेमोक्रेटिक पार्टी के टाइम में हुई, हाँ। और ये चीजें रिपब्लिकन पार्टी के टाइम में हम ऐसा नहीं देखते हैं। देखिएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप लास्ट इलेक्शन थी, तब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए थे। हाँ। तब उन्होंने बताया था कि हमारे में अभी एक प्रकार का कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। अगर चाइना इंडिया पे अटैक करता है तो उस अटैक को यूएस के अटैक की जैसा कंसिडर किया जाएगा। इतना बोल्ड स्टेटमेंट आज तक किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट ने नहीं दिया है, जो रिपब्लिकन पार्टी की प्रेसिडेंट ने दिया था। तो जहां तक रिपब्लिकन पार्टी का और हमारा रिलेशन का सवाल है, तो हमारे लिए वो अक्सर पॉजिटिव रहे। डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में जो माइनॉरिटीज राइट्स है, रिलीजियस के राइट्स है, ये सारी चीजों के बारे में। लेकिन जहां तक हमारे इंडियंस वहां पर है, मैं आपको बताता हूं, उसमें 3 जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन है, वो फर्स्ट जनरेशन जो 60, 70 और 80 के बीच में है इंडियंस, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में है। लेकिन जो नया जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, वो अभी जो महिला उसमें जाता है, वो हैरिस के साथ में दिखाई देती है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग $500 मिलियन का फंड रेज किया गया है। और ये फंड रेज करने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप को दिवाली के टाइम में हिंदुओं के बारे में बात करनी पड़ी। ये इसके पहले बात क्यों नहीं की, प्रेसिडेंट ने बात क्यों नहीं की? आप देखिएगा, ये $500 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बट बोथ वेज, इतना बड़ा बट बोथ वेज शैलेंद्र देवलंकर सर, क्योंकि दीपावली की शुभकामनाएं इस बार मौका नहीं छोड़ा ना डोनाल्ड ट्रंप और ना कमला हैरिस ने, ना ही हिंदुओं की बात करने से लेके या फिर हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले को लेकर, या ये बताने को लेकर कि भाई मैं भारत मूलवंशी हूं या कैसे मेरा भारत के साथ लगाव है। बोथ वेज, मतलब उस एक इंडियन सेंटिमेंट को टच दोनों ही कैंडिडेट्स की तरफ से किया गया है, वो चाहे कमला हैरिस रही हूं या डोनाल्ड ट्रंप। बट बहुत माइन्यूटली आपने बहुत सारी चीजों को यहां पर मेंशन किया है। जल्दी से मोहम्मद अमीन साहब आपके पास, और फिर राहुल लाल जी आपके पास आती हूं। मोहम्मद अमीन साहब, जरा देसी अंदाज में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हम तो ज्यादातर हमारा फोकस तो यहाँ के चुनावों में, यहाँ तो चुनाव चलते ही रहते हैं, चुनाव यहाँ खत्म होते नहीं, एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम यूएस वर्डिक्ट की बात करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि कैसे ये अलग है, किस तरीके से है, लेकिन वहां पर भी चर्चा इस बात की है कि संविधान खतरे में आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये तक पर्सपेक्टिव और नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वो संविधान विरोधी है, वो लोकतंत्र विरोधी है और वो हिटलर की सोच वाले व्यक्ति है। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता बनी हुई है। अमीन साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है पूर्णिमा जी की इस वक्त वो एज पे हैं, मतलब टॉप पे चल रहे हैं। जितनी उन्होंने रैलियां की हैं, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया है, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया है, जिस तरह उन्होंने रैलियां की हैं, जिस तरीके से उन्होंने कूड़े की गाड़ी में एज ए ड्राइवर काम कर दिया। व्हाइट कलर वाले थे, बड़े रईस आदमी कहलाते थे, वो कभी नीचे लोगों से बात नहीं करते थे। लेकिन अमेरिका की जनता इसलिए उनको पसंद कर रही है, जो मेरी लोगों से भी बात हुई है, वहाँ के लोगों से बातचीत हुई है, उसमें यही निकल कर आया है कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो कि बाइडेन साहब नहीं सफल कर पाए, और उनको इनकम्बेंसी का फैक्टर का फायदा मिलेगा उनको इस बात का कि ये गवर्नमेंट जो है ज्यादा पॉपुलर नहीं रही, क्योंकि जो लड़ाइयां हो रही हैं उस लड़ाइयों में ही है, कभी रोक नहीं की। अब ये ट्रंप अभी बाहर हैं और उन्होंने ये साफ कह दिया ओपनली कि ये जो लॉजिक तो नहीं है 24 आवर में, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया एज ए डिक्टेटर के तौर पे कि हम 24 आवर में यूक्रेन और रशिया की वार खत्म कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सप्लाई है यूक्रेन को लड़ाई के लिए, जो सामान और असिस्ट हो रहा है वो यूएस कर रहा है, इसको हम यहाँ से रोक देंगे। उधर रशिया मेरा फ्रेंड है पुराना, और उससे हम बात करेंगे तो ये वार रुक जाएगी। और वाकई फैक्ट बात ये है कि जो यूएस का पैसा है, टैक्स का पैसा है, सारा वो वार में खर्च हो रहा है, चाहे वो इजराइल वार में जा रहा हो, चाहे यूक्रेन वार में जा रहा हो, क्योंकि अमेरिका हर एक युद्ध में किसी ना किसी तरीके से पार्टी है ही, some of the other way। हाँ, जबकि आपने अभी सुना, सभी लोगों ने बताया इस बात को भी पहले से भी, कि ट्रंप के टाइम में कोई ज्यादा युद्ध नहीं हुआ। और ये ऐसे ट्रंप हैं जिन्होंने की आप देखिए कोरिया के शासक के साथ भी इन्होंने दोस्ती करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है, और हमारे इंडिया के साथ भी। और आप ये बात देखिए कि कमला हैरिस वो हैं जो पहले एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे इंडिया में विजिट किया था, और उनको हमारे रक्षा मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने और विदेश मंत्रालय ने उनको कश्मीर जाने की परमिशन नहीं दी, जिसका उनको मलाल था। और 4 साल तक वो रही एज ए वाइस प्रेसिडेंट, कभी उन्होंने इंडिया की तरफ रुख नहीं किया। हाँ, ये कहते हैं
कि वो इंडिया ओरिजिन की है। नहीं, मैं मानता हूँ इंडिया ओरिजिन की होंगी, इनका नाम ही कमला है, लेकिन उनको कोई हिंदुस्तान से सिंपैथी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो मोदी जी के साथ उनके टर्म्स हैं ट्रम्प के, वो एक फायदेमंद होंगे, लेकिन हाँ, जहां तक कोई बात कंप्रोमाइज नहीं करने की है वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और नॉन इमिग्रेंट की जो बात की है उन्होंने, वो बिल्कुल वहां की जनता को पसंद आ रहा है। टैक्सेस के मामले में भी बात करेंगे, वो इकोनॉमिक्स अच्छे इकोनॉमिक्स हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उनके रिश्ते हर एक से अच्छे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक सवाल इस बात का है कि क्यों जीत रहे हैं, ये जीत करने की सीधी सी बात है कि ये जो स्विंग है 7% का, वो इनके फेवर में ही है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, इंडियंस लोग हैं, वो भी इन्हीं को वोट करेंगे। बिल्कुल, और उसके लिए लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने सम ऑफ द अदर वे अपील भी की है, और वो जो भारतीय समुदाय है उसकी मजबूती को, उन प्रवासी भारतीयों की मजबूती को और उनकी मौजूदगी को हर कोई बहुत अच्छी तरीके से समझता है। लेकिन राहुल लाल जी, क्योंकि अभी अभी जिस बात का जिक्र अमीन साहब ने किया ट्रंप और ट्रंप की नीतियों का, तो ये कैसे भूला जा सकता है कि ट्रंप की नीतियों के विरोध के चलते ही रक्षा सचिव की तरफ से, जिम मैटिस की तरफ से इस्तीफा दिया गया। ब्लैक एंड व्हाइट का इशू वहां पर बड़ा मुद्दा रहा है, और 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड और उसकी हत्या और उसके विरोध के बाद जब सेना सड़क पर उतरी, उसको हम नहीं भूल सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो प्रमुख मिलिट्री कमांडर्स हैं, फिर चाहे वो जॉन केली हो, जिम मैटिस है, मार्क एस्पर है, या फिर मार्क एम मिली, या फिर HR मैकमास्टर, ये सब वो हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों, उनकी सोच के खिलाफ हैं, और इस चुनाव में भी उन्होंने पुरजोर तरीके से अपने इस विरोध को दर्ज किया है। पूर्णिमा जी, देखिए, जो अमेरिका के चुनाव है उसको लेके अभी हम लोग किसी निष्कर्ष पे नहीं जा सकते, क्योंकि जो चुनाव का मुकाबला है वो बेहद ही कठोर मुकाबला है वहां पे कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में। हाँ, ये जरूर हम लोग कह सकते हैं कि ट्रंप पहले काफी मजबूत थे, और 3 महीने पहले तक की लड़ाई में जब बाइडेन बनाम ट्रंप की लड़ाई थी, तो वहां पे बाइडेन कहीं पर भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। कमला हैरिस आती है तो इस मुकाबले को एक कांटे के टक्कर के मुकाबले के रूप में वो कन्वर्ट करती हैं। तो अब पोल्स और कई जगहों पे हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे ट्रंप आगे चल रहे हैं। कई जो स्वीप स्टेट्स हैं उसमें जो है कि अलग अलग जगह पे देखिए, कहीं 1% के बढ़त पे कहीं ट्रंप आगे हैं, कहीं 1.5% के बढ़त पे जो है वो कमला हैरिस आगे चल रही हैं। लेकिन जो मुद्दा है अभी भी, देखिए, अमेरिका के जो मुख्य मुद्दे हैं उसमें देखिए दोनों के मुद्दे, चाहे वो गर्भपात का मामला हो या अवैध प्रवासियों का मामला हो, महंगाई का मामला हो। अमेरिका में इस समय जो महंगाई की दर है, मुद्रास्फीति जो की दर है, वो काफी अपने चरम स्तर पे, अपने उच्च स्तर पे पहुंची हुई है। उसमें हस्तक्षेप करने के लिए देखिए अमेरिकी जो केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक, उनको बार बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है उन्हें कहीं कहीं इस पूरे प्रोसेस के भीतर। तो ये सब कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जो बाइडेन ने अभी वर्तमान में प्रदान किया है, जो कमला हैरिस के ऊपर एक बोझ की स्थिति बने हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो संविधान की रक्षा का जो बड़ा मामला है, संवैधानिक संस्थाओं को बनाए रखने का जो बड़ा मामला है, वो मामला कमला हैरिस के पक्ष में जाता हुआ दिखता है, और वो ट्रंप के विरोध में जाता हुआ दिखता है। हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका में 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था, 1789 में ये जो वर्तमान में का जो संविधान है वो लागू है वहां पे। तो इसको लेके बहुत सारे लोग वहां पे बड़े फिक्रमंद होते हैं वहां पे कि ये पूरा ढांचा किस प्रकार से सुरक्षित रहेगा और किसके सामने में ज्यादा ये सुरक्षित रहेगा। उस दृष्टि से ट्रंप के ऊपर कई सारे लोग भरोसा करते हैं पूर्णिमा जी, और कई सारे लोग ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं करते। तो ये एक बड़ी एक डिवीजन की स्थिति है अमेरिका में। अगर हम लोग कहते हैं कि अमेरिका एक बटा हुआ अमेरिका है इस बार भी, जो जैसे 2020 में हम लोगों ने अमेरिका को बटा हुआ देखा है, उससे भी बड़ा एक डिवीजन की सिचुएशन में अमेरिका आज के समय में खड़ा है। ठीक है। अगर भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें तो एक लाइन में कहूंगा कि देखिए, चीन अमेरिका का ट्रेड वार था ट्रंप के समय में, वो हम लोगों ने देखा, लेकिन वो चीन अमेरिका का ट्रेड वार उन्होंने भारत के ऊपर भी लागू कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि भारत के ट्रेड सरप्लस है, और यहाँ पे कई सारे मामलों पर उन्होंने गंभीर आपत्ति प्रकट की। मेगा ट्रेड डील को लेकर भारत सरकार ने कई तरफ से कई प्रयास किए, लेकिन उसमें हम लोगों को सफलता नहीं मिल पाई थी पूर्णिमा जी। तो विदेश नीति वो अपने ढंग से चलती है, चाहे वो अगले राष्ट्रपति ट्रंप बने या कमला हैरिस बने, भारत के साथ उनके संबंध घनिष्ठ रहेंगे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, जल्दी से एक 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। पूर्णिमा नाथ जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लेते हुए कोशिश करूंगी शैलेंद्र देवलंकर जी और गोयल साहब से भी एक एक कमेंट ले पाऊं। पूर्णिमा जी, पहले आपके साथ 30 सेकंड में।
Sure. Purnima ji, in this election has become the most important election for us and for the world. ये nationalism versus communism हो चुका है, ये democracy versus dictatorship हो चुका है, ये freedom versus fascism हो चुकी है. यहाँ पे आके बात खड़ी हुई है, अगर ट्रम्प आएंगे, ट्रम्प is good for the people, regular people of America, as well as for peace of the world. और अगर कमला हैरिस और ओबामा सोरोस ने ठीक है। पावर रिटेन किया, हाँ। तो अमेरिका इज फिनिश्ड, ठीक ऊपर से वर्ल्ड की पीस ठीक भी है। खत्म. गोयल साहब 30 सेकेंड सर। देखिए, जो भी जीत करके आता है, चाहे कमला हैरिस हो या ट्रम्प हो, भारत के लिए रिश्ते जैसे मजबूत रहे हैं, मजबूत रहेंगे, बाई पार्टीजन सपोर्ट है। लेकिन अगर हम देखें स्ट्रेटेजिकली और सिक्योरिटी वाइज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो हमारे मेन मुद्दे हैं, उसमें अगर ट्रम्प आते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चाइना से रिश्तों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि चाइना से रिश्ते ट्रम्प के टाइम पर विल डिपेंड मोस्टली ऑन इकोनॉमी एंड ट्रेड, ठीक है सर, नॉट सिक्योरिटी। ठीक है सर। जी। देवलंकर सर जल्दी से 30 सेकेंड सर, आपका क्लोजिंग। देखिएगा, मैं यही अपेक्षा करूंगा कि अगर हैरिस जीत जाती है तो ट्रम्प साहब ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करे, और अगर ट्रम्प साहब जीत जाते हैं तो हैरिस उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करे। भाई, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, होने के बावजूद भी हमारी डेमोक्रेसी 75 ईयर्स की है, लेकिन हमारे किसी इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को जो प्रोबेबल प्राइम मिनिस्टर है उस पर कभी असैसिनेशन के अटेम्प्ट आज तक नहीं हुए। ये हेट्रेडनेस, इतना पोलराइजेशन, आप मिसाल देते हो कि हमने फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स हमने इन्वेंट किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अमेरिका उस मिसाल को कायम रखे।